हेलो फ्रेंड्स, आज अपन एक और लेक्चर करेंगे एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का बेटा और रिंग का। और ये लास्ट ही चल रहे हैं हम, लगभग ये मान के चलो। इनमें कुछ परिभाषाएं रह गई थी छोटी मोटी। तो एक परिभाषा है विभाजन वलय या विषम क्षेत्र। ठीक है, विभाजन वलय या विषम क्षेत्र किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा आपको आनी चाहिए। इंग्लिश में बोलते हैं इसको स्क्यू फील्ड या डिवीज़न रिंग। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? स्क्यू फील्ड या डिवीज़न रिंग। ठीक है, तो ये क्या क्षेत्र से मिलती जुलती परिभाषा है थोड़ी सी। तो क्षेत्र में क्या तीन प्रॉपर्टी होती हैं, तुम जानते हो कि ऐसी वलय जो कि इकाई सहित हो, क्रम विनिमय हो और इसमें प्रत्येक शून्येतर अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम उसमें विद्यमान हो, तो उसको अपन क्या कहते हैं? क्षेत्र कहते हैं। तो विभाजन वलय में उन्हीं तीन में से दो प्रॉपर्टी लगेंगी कि ये इकाई सहित हो और शून्योत्तर अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम R में विद्यमान हो। इसमें क्रम विनिमय होना जरूरी नहीं है वलय का। ठीक है, तो आप इसका एग्जाम्पल लिखो, वो लिखो बेटा परिभाषा। कोई वलय R, कई बार ये शॉर्ट नोट्स में आ जाती है परिभाषा। कोई वलय R एक विषम क्षेत्र कहलाता है। कोई वलय R एक विषम क्षेत्र कहलाता है यदि, पहला क्या लिखेंगे आप, यह वलय तस्मकी वलय है। यह एक तस्मकी वलय है। पहली परिभाषा क्या है कि रिंग विद यूनिटी होनी चाहिए ये। ठीक है, और दूसरी प्रॉपर्टी इसकी क्या है बेटा कि इसके प्रत्येक शून्योत्तर अवयव का, इसके प्रत्येक शून्योत्तर अवयव का R में, शून्योत्तर का मतलब नॉन जीरो एलिमेंट, इसके प्रत्येक शून्योत्तर अवयव का R में गुणात्मक प्रतिलोम विद्यमान होना चाहिए। R में विद्यमान होना चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों प्रॉपर्टी यदि वलय में लगती हैं तो वलय क्या कहलाती है? विषम क्षेत्र। ठीक है, तो इससे आप ये निष्कर्ष आसानी से निकाल सकते हो कि प्रत्येक क्षेत्र तो क्या होता है? विभाजन वलय होता है या विषम क्षेत्र होता है। लेकिन विषम क्षेत्र कब बनेगा? जब वो क्रम विनिमय हो जाएगा। तो आप चाहो तो इस चीज़ को भी लिख लो इसमें कि प्रत्येक क्षेत्र विषम क्षेत्र होता है। आप क्या लिख सकते हो इसमें? परिभाषा से स्पष्ट है कि प्रत्येक क्षेत्र विषम क्षेत्र होता है। ठीक है, और इसका क्या मतलब है दूसरी चीज़ का? परंतु इसका विलोम सदैव सत्य नहीं है। परंतु इसका विलोम सदैव सत्य नहीं है। मतलब क्या है कि ऐसे विषम क्षेत्र हैं जो क्षेत्र नहीं है। ठीक है, परंतु इसका विलोम सदैव सत्य नहीं है। विभाजन वलय का क्रम विनिमय होने पर विषम क्षेत्र या विभाजन वलय विषम क्षेत्र क्रम विनिमय होने पर, विषम क्षेत्र क्रम विनिमय होने पर क्षेत्र बन जाता है। अब इसका मतलब ऐसे एग्जाम्पल है जो विषम क्षेत्र तो हैं परंतु क्षेत्र नहीं है, तो वो एग्जाम्पल आपको ध्यान होना चाहिए बेटा। और एक ये एग्जाम्पल क्या दो जगह काम में आता है अपना। ये एक ऐसी वलय का भी उदाहरण है जो कि क्रम विनिमय वलय नहीं है। तो आपको मैंने जैसे n गुणा n कोटि की मैट्रिसेस का समुच्चय है, वो योग एवं गुणन संक्रिया के लिए क्या होता है? वलय होता है। तो उसको अपन क्या कह सकते हैं कि उस चीज़ को जो कि मैट्रिक्सों का गुणनफल क्रम विनिमय नहीं होता, इसलिए अपन मैट्रिक्सों का समुच्चय योग एवं गुणन संक्रिया के लिए क्या है? वलय है, क्रम विनिमय वलय नहीं है। और ये विषम क्षेत्रों का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो लिखो आप वास्तविक की जगह आप और पूर्णांकों भी ले सकते हैं। वास्तविक संख्याओं पर n गुणा n कोटि के व्युत्क्रमणीय मैट्रिसेज, व्युत्क्रमणीय का मतलब जिन मैट्रिक्सों का इन्वर्स निकाला जा सके। ठीक है, व्युत्क्रमणीय मैट्रिसेज का समूह, मैट्रिक्स योग
एवं मैट्रिक्स गुणन, मैट्रिक्स योग एवं मैट्रिक्स गुणन के लिए एक विभाजन वलय होता है, एक विभाजन वलय होता है। ठीक है, ये बहुत मोस्ट एग्जाम्पल है, ऐसी वलय का भी एग्जाम्पल है ये, जो कि क्रम विनिमय वलय नहीं है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें तुम्हें आनी चाहिए बेटा। तो वास्तविक संख्याओं पर n गुणा n कोटि के व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स का समूह मैट्रिक्स योग एवं मैट्रिक्स गुणन के लिए एक विभाजन वलय होता है। क्यों? क्योंकि यह वलय क्षेत्र नहीं है, यह वलय क्षेत्र नहीं है, क्योंकि मैट्रिक्स गुणन, क्योंकि मैट्रिक्स गुणन क्रम विनिमय नहीं होता, क्योंकि मैट्रिक्स गुणन क्रम विनिमय नहीं होता। ठीक है, तो ये डेफिनेशन रह रही थी अपने, तो उसको भी मैंने आज आपको करा दिया है। इसी तरीके से एक और डेफिनेशन है, जैसे वो बूलियन वलय की है। तो बूलियन वलय की का मतलब क्या है कि इसमें ए स्क्वायर का मान क्या आ जाए, ए आ जाए, उस वलय को अपन क्या कहते हैं, बूलियन वलय कहते हैं। तो ये थोड़ा सा कभी पूछ ले बाय चांस तो आपको आनी चाहिए। अपन ने बूलियन अलजेब्रा पढ़ी थी ना डिस्क्रीट में, वहाँ भी तो क्या होता है, ए स्क्वायर बराबर ए होता है। तो वो ये कहती है आर एक बूलियन वलय है। आप तो बस ये सिंपल एक आर एक बूलियन वलय है। ठीक है, कब होती है आर एक बूलियन वलय? इफ एंड ओनली इफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए फॉर ईच ए बिलोंग टू आर। बस एक लाइन याद रखना आप। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ मैं करा रहा हूँ लास्ट में, क्योंकि समेट रहे हैं अपन इस चैप्टर को। चैप्टर बहुत ही सिंपल है, आपने देख ही लिया। तो आर एक बूलियन वलय है कब? यदि और केवल यदि ए स्क्वायर बराबर क्या हो, ए हो फॉर ईच ए बिलोंग टू आर। ठीक है, अब इसमें कुछ एग्जाम्पल हैं जो छोटे मोटे एग्जाम्पल हैं, और अपन ने अभी वो नहीं किए एक्चुअल में। जैसे मैंने तुम्हें वलय बताई, तो उसने कहा जैसे कि ऐसी वलय बताओ जो क्रम विनिमय नहीं हो। तो आज एक एग्जाम्पल आ गया अपना विषम क्षेत्र में। ठीक है, जानबूझ के मैंने एक टॉपिक एक साथ इकट्ठा कर रखा है ये। फिर अब वो पूछ ले तुमसे एक ऐसी वलय बताओ जो इकाई सहित नहीं है, तो या पूर्णांकीय प्रांत नहीं है, तो आप लिखो पहले एक, अब ये क्वेश्चन की फॉर्म में मैं दे रहा हूँ आपको, एक ऐसी वलय का उदाहरण दो जो पूर्णांकीय प्रांत नहीं है। और इसी क्वेश्चन को कैसे लिख सकते हैं, और जो इकाई सहित नहीं है, जो इकाई सहित नहीं है। तो ये मेन बात है इसमें, जो इकाई सहित नहीं है। ठीक है भाई, पूर्णांकीय प्रांत में तो कई चीज़ हो सकती हैं जो शून्य भाजक रहित ना हो, शून्य भाजक सहित हो वलय, तो वो भी पूर्णांकीय प्रांत है। ठीक है, और जो इकाई सहित नहीं हो, तो मैंने इसी में इसका आंसर भी आ जाता है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको, जो एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा। ठीक है, और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं ऐसी वलय के जो पूर्णांकीय प्रांत नहीं है, लेकिन वो इकाई सहित हो सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि जेड पी प्लस पी क्रॉस पी में अगर पी प्राइम नंबर है तो वो क्या होता है, ऐसी वलय का उदाहरण है जो इकाई सहित भी है लेकिन पूर्णांकीय प्रांत नहीं है। ठीक है, लेकिन ये कह रहा है जो इकाई सहित नहीं है, वो उस परिभाषा पे जाना चाहता है आपके पास। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, सम पूर्णांकों का समुच्चय, सम पूर्णांकों का समुच्चय योग एवं गुणन संक्रिया के लिए, योग तथा गुणन संक्रिया के लिए, सम पूर्णांकों का समुच्चय योग तथा गुणन संक्रिया के लिए वलय है, वलय है, परंतु पूर्णांकीय प्रांत नहीं, पूर्णांकीय प्रांत नहीं है। यानी क्या है, जेड को जैसे 2 से गुणा कर दो आप, तो 2z प्लस कॉमा डॉट। ठीक है, पूर्णांकीय प्रांत नहीं है, पूर्णांकीय प्रांत नहीं है, क्योंकि इसमें इकाई अवयव, क्योंकि गुणन संक्रिया के लिए, क्योंकि गुणन संक्रिया के लिए इसमें इकाई अवयव नहीं है, इकाई अवयव नहीं है, नहीं
भाई जेड है, जेड क्या मान क्या होता है 0 ± 1 से लेके 100 तक, ठीक है। और जैसे ही आपने इसको 2 से गुणा कर दिया तो ये क्या बन जाएगा 2z, 0 ± 2 ± 4 से लेके अनंत तक। तो इसमें वो 1 गायब हो गया, इसलिए क्या ये पूर्णांकीय प्रांत नहीं है। तो ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है बेटा अपने, एक ऐसी वलय का उदाहरण है जो कि क्या नहीं है, इकाई सहित नहीं है या पूर्णांकीय प्रांत नहीं है। आपको ये पता ही है कि ऐसी वलय का उदाहरण दो जो क्षेत्र नहीं है, तो आप क्या कहते हो जेड प्लस डॉट। तो ये मैं अभी नहीं करा रहा हूँ, कई बार आपको करा चुका है मैंने। तो आज 2 एग्जाम्पल अपन ने मेन सीखे हैं, एक ऐसी वलय जो कि क्रम विनिमय नहीं है और एक ऐसी वलय जो कि पूर्णांकीय प्रांत नहीं है, ठीक है। अब वो ये एक क्वेश्चन और पूछ लेता है क्षेत्र के अभिलक्षण पे, एक ऐसी वलय का उदाहरण दो, एक ऐसी वलय, ये कुछ उदाहरण नंबर अपना 8 है, उसके अंदर ये सारी चीज़ दी हैं। एक ऐसी वलय का उदाहरण दो, एक ऐसी वलय का उदाहरण दो जिसका अभिलक्षण 2 है, ठीक है। अभिलक्षण क्या 2 × a = 0 आना चाहिए इसमें, ठीक है। तो वो ये कहता है देखो वलय, बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं, Z2 + 2 × 2, ठीक है, का अभिलक्षण 2 है। तो ZP + P × P का अभिलक्षण कितना होता है P, तो P का मान यहाँ 2 ले लिया अपन ने, तो वो कह रहा है Z2 + 2 × 2 का अभिलक्षण 2 है। Z2 के अवयव क्या क्या होंगे 0 और 1, इंटीजर होंगे 2 अवयव इसमें, जितना यहाँ लिखते हैं सब स्क्रिप्ट में उतने ही अवयव होते हैं। तो 2 है तो 2 अवयव होंगे 0 और 1, उसके अकॉर्डिंग इसको वही कहता है। फिर एक इसमें ऐसे वलय का उदाहरण दो जिसका अभिलक्षण 0 है, तो Z + डॉट Q + डॉट ये सब आपको आते हैं, ठीक है। अब मेन चीज़ जो है अपने पास, एक वो कई बार ये पूछ लेता है शून्य भाजक सहित वलय का उदाहरण दो, तो आपको वो भी आना चाहिए बेटा, ठीक है। तो वो मैंने बता रखा अलग से ही आपको। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको कराई। अब इसके बाद इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, तो एक क्वेश्चंस भी इसमें आएगा, ये पक्का है, ये मान के चलना। वलय के जब यूनिट है तो उसके अंदर एक क्वेश्चन भी निश्चित रूप से आएगा। तो 4-5 क्वेश्चन है, तो वो क्वेश्चन अपन कर लेते हैं। तो आज मैं अभी थोड़ा सा सिस्टम सेट करके, ये उदाहरण 9 नंबर है, उस वलय के लिए लिखो, बूलियन वलय पे लिख रहा हूँ मैं, उस वलय के लिए जिसमें प्रत्येक A ∈ R के लिए, जिसमें प्रत्येक A ∈ R के लिए A² = A है, A² क्या है A है, तब सिद्ध करो। आपको एग्जाम्पल सारे कर रहे हैं, ध्यान रखना, अब मैं करा दे रहा हूँ जितने, वो ठीक है। पहला A + A = 0, जो ग्रुप पे आधारित हैं एग्जाम्पल, और ये सब आनी चाहिए आपको। दूसरा बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है और बड़ा सिंपल है, आ भी जाता है कई बार एग्जाम में, तो आराम से अपन कर सकते हैं। A + B = 0, इट इम्प्लाइज A = B। और तीसरा है R एक क्रम विनिमय वलय है, R एक क्रम विनिमय वलय है, R एक क्रम विनिमय वलय है। क्रम विनिमय वलय का मतलब कि A.B बराबर क्या होना चाहिए B.A होना चाहिए इसमें, ठीक है। तो अब इसको अपन करेंगे क्वेश्चन को आज, ठीक है। तो देखो क्या दिया आपको कि एक बूलियन वलय दिए और उसमें ये सिद्ध करना है आपको, ये 3 चीज़ सिद्ध करनी है। तो पहले आप सबसे लिखोगे प्रूफ ऑफ फर्स्ट, माना A ∈ R, इट इम्प्लाइज A + AB किस में होगा R में, क्योंकि योग संक्रिया R में क्या होती है समव्रत होती है, ठीक है। और इट इम्प्लाइज लिख सकते हो आप A + A का होल स्क्वायर = A + A, ये वलय की प्रॉपर्टी है। वो ये कहता है जब भी A R में है तो A² बराबर क्या दिया है उसने R, तो आप ब्रैकेट में लिख देना फॉर ईच A ∈ R के लिए A² = A, ठीक है। अब A + A का होल स्क्वायर = A है, तो इसी चीज़ को सॉल्व करना है अपने को थोड़ा सा। A + A और A + A ऐसे लिख दो आप, दोनों का गुणनफल करके लिख दो। अब सिंपल गुणनफल करो, A से A, फिर A से A, फिर A से A, फिर A से A, तो 4 बार A² आ जाएगा अपने पास। A² और A², जो प्रोसेस है वही करना है, ये ध्यान रखना, अपना दिमाग नहीं लड़ाना ज़्यादा।
और ये a प्लस ए स्क्वायर का मान क्या है a और a। अब ये कह रहा है a प्लस ए। अब देखो a प्लस ए से काट देंगे अपन, तो इसको काटने में थोड़ा सा आप जल्दबाजी मत करना, इसको आप इस तरीके से लिखना पहले, ठीक है। अब ये दोनों अपने ये वाले हिस्से कटेंगे, लेफ्ट वाला, ये ध्यान रखना ये वाला नहीं काट देना कहीं, ये काटते तो 0 प्लस ए लिखना पड़ता। तो ये कई बार हम लोग देखते हैं कि बच्चे ने क्या किया तो नंबर काट लेते हैं उसके बेटा, हालांकि आजकल लिखते ही नहीं हो तो नंबर काटे कहाँ से तुम्हारे, ठीक है। तो a प्लस ए बराबर 0। अब आप लिख लो आर में वाम निरसन, ठीक है, नियम से, आर में वाम निरसन नियम से। तो ये सिद्ध करना था अपने को, a प्लस ए बराबर क्या आ गया 0, ठीक है। 4th यूनिट बहुत ही मेन यूनिट है इसकी, अपने को पूरी कर लो। अनिल जी का मैं देख ही रहा हूँ, सब ग्रुप वगैरह पढ़ा ही रहे हैं, वो पूरा कोसेट्स तक पहुँच गए थे जैसे कल। तो बेहद मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट है वो भी, कोसेट्स भी बेटा, तो अच्छी तरह से पढ़ो वो भी। और सेकंड का प्रूफ क्या है, कोई कह रहा है सेकंड में a प्लस बी बराबर 0 यदि इट इम्प्लाइज a बराबर b, ठीक है। तो वो कहता है यदि a कॉमा बी बिलोंग टू r, ठीक है, तथा दिया क्या है a प्लस बी इज इक्वल टू 0, तब सिद्ध क्या करना है a बराबर b, तब a प्लस बी इज इक्वल टू 0 इट इम्प्लाइज, अभी मैंने फर्स्ट में 0 को किसके बराबर सिद्ध किया है a प्लस ए के, तो ये लिख दो आप, ठीक है। फर्स्ट में लिखा है अपन ने, अभी 0 को फर्स्ट में जो फर्स्ट पार्ट प्रूफ किया उसमें a प्लस ए को क्या लिखा है, तो 1 से लिख देना, ठीक है, 1 से। अब a से a काट दो वाम निरसन नियम से, इट इम्प्लाइज b इज इक्वल टू a वाम निरसन नियम से, तो b बराबर क्या आ जाएगा a, यही सिद्ध करना था। और तीसरा पार्ट क्या है बेटा कि a डॉट बी बराबर b डॉट ए सिद्ध करना है अब आपको, r एक क्रम विनिमय वाला है। तो तीसरे पार्ट के लिए लिखो प्रूफ में क्या, माना a कॉमा बी बिलोंग टू r, ठीक है, तब a प्लस बी भी किस में होगा r में, सिंपल सी बात है, योग संक्रिया समृत होती है r में, ठीक है। और उसके बाद फिर ये कहता है कि a प्लस बी जब भी r में है इट इम्प्लाइज a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा बेटा a प्लस बी, ए स्क्वायर बराबर ही है ना। अब फिर इसको ऐसे लिखो आप a प्लस बी इंटू ए प्लस बी बराबर a प्लस बी, और अब जैसे ऐसे a इंटू ए इंटू बी, बी इंटू ए बी इंटू बी, ऐसे गुणा करो इसको, a इंटू ए इंटू बी इंटू ए और b इंटू बी। जो ये कह रहा है बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग किताब में दी हुई है सारी चीज़, जो किताब में नहीं होती मैं उसके नोट्स देता हूँ आपको, देख ही लिया आपने पिछले लेक्चरों में। अब a इंटू ए क्या है ए स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं अपन a, तो आप डायरेक्ट लिख दो इसको a, फिर a डॉट बी प्लस बी डॉट ए प्लस बी और a प्लस बी। अब देखो उड़ाना है, a से a कैंसिल करना है पहले और फिर बाद वाली स्टेप में b से b कैंसिल करना है, तो a से a कैंसिल कर दो लेफ्ट निरसन नियम से। तो क्या लिखोगे आप यहाँ, इट इम्प्लाइज a डॉट बी प्लस बी डॉट ए प्लस बी इज इक्वल टू बी, और फिर आप वापस b से b कैंसिल करोगे तो a डॉट बी प्लस बी डॉट ए इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो निरसन नियम ब्रैकेट में लिखी देना, तो आपने क्या लिखा है यहाँ कि a प्लस बी इज इक्वल टू 0, तो अभी मैंने सेकंड में क्या सिद्ध किया था a बराबर b, तो वो कह रहा है दो संख्याओं का योगफल यदि 0 है तो दोनों संख्या आपस में क्या है बराबर हैं। ये किस में सिद्ध किया है अपन ने 2 में, तो a डॉट बी इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ b डॉट ए सेकंड से, ब्रैकेट में लिख देना सेकंड से। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया वाले का, जो बहुत सिंपल भी है और बहुत मोस्ट भी है, आपको आना चाहिए अच्छी तरह से, ठीक है। और फिर आगे कल लेक्चर दोबारा लेंगे अपन।